नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओम भक्ति स्टोरी पर। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे सास ससुर तो नाम से ही बदनाम है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मोहित ने घर आकर अपने माता पिता की ऐसी हालत देखी तो उसके होश ही उड़ गए। उसने किटी पार्टी से लौटी अपनी पत्नी के एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मम्मी पापा के साथ ऐसा करने की? यह घर उनके बेटे का है, तुम इसे कोई दहेज में नहीं लेकर आई हो। मोहित ने रेखा के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, मुझे लगा था कि तुम कुछ दिनों में तुम मेरे मम्मी पापा को अपने माता पिता की तरह प्यार सम्मान दोगी, क्योंकि हर रिश्ते को समझने में वक्त लगता है। लेकिन तुमने तो मेरे बाद मेरे माँ बाप की हालत नौकरों से भी ज़्यादा बद से बदतर कर दी। उनसे तुमने एक एक दाने का हिसाब मांगा, उनकी बेइज्जती की। वह अपने बेटी की कमाई खाते हैं, तुम्हारे बाप की नहीं। समझी तुम? अपना सामान बांधो और चलती बनो यहाँ से। मोहित ने तमक कर कहा। मोहित अपने माता पिता से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा और वो दिन याद करने लगा जब वह अपने माता पिता को अपने साथ शहर लेकर आया था। एक दिन माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उसकी माँ को हार्ट अटैक आया था, तो वर्मा जी ने पड़ोसी की मदद से उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। डॉक्टर ने उनके इलाज के लिए एक मोटी रकम मांगी थी, लेकिन वर्मा जी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह सारे पैसे जमा कर इलाज करा पाते। उन्होंने अपने बेटे मोहित को फ़ोन किया। हेलो बेटा मोहित, मैं पापा बोल रहा हूँ, तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक आया है। यह सुन मोहित सन्न रह गया और भावुक होकर बोला, कैसे, कब आया पापा, और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा आज सुबह ही आया है, तुम कुछ पैसे भेज दो, बस डॉक्टर ने पूरे 1 लाख मांगे हैं। मोहित नम आंखों से बोला, पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप वहाँ ऐसी हालत में अकेले हैं और मैं यहाँ नहीं पापा। आप डॉक्टर से कहो कि वह इलाज शुरू करे। मैं अभी पहुँच रहा हूँ और आप चिंता मत कीजिए, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मोहित हड़बड़ा कर आया अपनी पत्नी से बोला, हमें अभी माँ पापा के घर जाना है, माँ को हार्ट अटैक आया है। ओहो मोहित, तुमने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। तुम्हें पता है ना, आज मेरी सहेली की शादी की सालगिरह है, हमें वहाँ जाना है। 5 स्टार में पार्टी रखी है, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ चलोगे। और मोहित तुम अपनी माँ की चिंता क्यों कर रहे हो? बुढ़ापे में ऐसी बीमारियां लगी रहती हैं। रेखा मोहित के हाथ में हाथ डालते हुए बोली। मोहित ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी माँ हॉस्पिटल में भर्ती है और तुम्हें पार्टी की लग रही है। तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन मैं अपने पापा को इस हालत में अकेले नहीं छोड़ सकता। समझी तुम? मोहित ने तुरंत फ्लाइट पकड़ी और सीधे हॉस्पिटल पहुंचा। अपने पापा को दूर से देखकर दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। वर्मा जी बेटे के गले लगकर रोते हुए बोले, बेटा देखो तो तुम्हारी माँ की क्या हालत हो गई है। मोहित बोला, पापा मैं आ गया हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। और मोहित ने अपने पिता के आंसू पोंछे और उन्हें एक चेयर पर बैठा दिया। मोहित अपने पापा के हाथ को पकड़कर बोला, पापा आप यहाँ बैठिए बस, और भगवान से प्रार्थना कीजिए, मैं अभी आता हूँ। मोहित जाकर सबसे पहले बड़े डॉक्टर से मिला। डॉक्टर साहब, चाहे जितना पैसा लग जाए, लेकिन मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने मोहित को दिलासा दिया। मोहित जी आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी माता जी को बचाने की। और डॉक्टर बिमला जी का इलाज करने में जुट गए। कुछ ही दिनों में बिमला जी
पूरी तरह ठीक हो गईं। मोहित अपनी माँ को अस्पताल से पापा के घर लेकर आया और कुछ दिन मोहित ने वहीं रहकर उनकी सेवा की। लेकिन काम की वजह से उस पर फोन आ रहे थे, तो वर्मा जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा अब तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, उनके जोड़ों का दर्द तो हमेशा का है, क्या करें, अब बुढ़ापा है, उनका कुछ नहीं कर सकते, तुम अब अपने काम पर लौट जाओ। मोहित ने तब तो हाँ में सिर हिला दिया। अगले दिन मोहित के हाथ में 2 बैग देखकर उनके मम्मी पापा चौंक गए। अरे बेटा, इसमें क्या है? कोई साग सब्जी लेकर जा रहे हो क्या? नहीं पापा, यह सब बैग में आपका सामान है। आप दोनों मेरे साथ चल रहे हैं। शहर नहीं बेटा, हम यहीं सही हैं। बस तुम हमसे मिलते रहना, हमारे लिए वही बहुत है। तुम तो जानते ही हो कि बहू हमें कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करती। वर्मा जी कहते कहते भावुक हो गए। पापा, आप उनकी चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगा। पर आप दोनों को मैं अब अकेले नहीं छोड़ सकता। बेटे के इतने जिद करने पर बिमला जी और वर्मा जी दोनों बेटे के साथ शहर आ गए। अपने सास ससुर को अपने घर देख रेखा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। बिमला जी के कदम अपने बेटे के घर में पड़ ही नहीं रहे थे, तो मोहित मुस्कुराते हुए बोला, मम्मी पापा, यह आपका ही घर है। बेझिझक और पूरे अधिकार के साथ आइए। और मोहित ने अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ा और उनको उनके कमरे में ले गया। उस कमरे को देखकर बिमला जी और वर्मा जी भावुक हो गए। मोहित बोला, पापा, मैंने जब यह घर खरीदा था तभी आपका कमरा बिल्कुल आप दोनों के हिसाब से सेट करवा दिया था। बेटे का प्यार देखकर दोनों ने मोहित को गले लगा लिया। पापा, अब आप दोनों आराम से यहाँ रहिए, मैं आपके चाय नाश्ते का इंतजाम करता हूँ। अपने मम्मी पापा को उनके कमरे में छोड़कर जैसे ही बाहर आया, रेखा मोहित का हाथ पकड़कर खींचते हुए अपने कमरे में ले गई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? किसने कहा था तुम्हें इन गवार बुढ़े बुढ़िया को यहाँ लाने के लिए? मोहित गुस्से से बोला। रेखा, जुबान संभाल कर बोलो, वो मेरे माता पिता हैं और तुम्हें उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अकेला ही बहुत हूँ अपने माता पिता की देखभाल के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हारी वजह से मेरे माता पिता को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मोहित ने अपने माता पिता की देखभाल के लिए एक मेड रख ली। मोहित के माता पिता मोहित के साथ बहुत खुश थे, लेकिन बहू हमेशा बड़बड़ाती रहती थी। एक दिन मोहित को एक मीटिंग के लिए शहर से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। मोहित ने मेड को सब कुछ समझा दिया था कि मेरे बाद मेरे मम्मी पापा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मोहित बेटा, तुम क्यों इतनी चिंता करते हो? तुम बेफिक्र होकर अपने काम के लिए जाओ। बिमला जी ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा और मोहित मीटिंग के लिए शहर चला गया। बेटे के जाते ही रेखा हमेशा सास ससुर को ताना देती रहती, यहाँ आकर पड़ गए हैं, इतना भी नहीं जानते शहर में कितनी महंगाई है। उनके आते ही घर में कितने खर्चे बढ़ गए हैं, पूरे घर को दवाई खाना बना रखा है। अरे मेरे मायके में तो इन दोनों को कोई नौकर भी ना रखे, गवार कहीं के। ना पहनने की तमीज है ना खाने की। बहू की बातें सुनकर दोनों चुप रह जाते हैं। बहू ने घर के नौकर को उनके बेटे के जाते ही उनकी छुट्टी कर दी और उनकी जगह वर्मा जी को काम पर लगा दिया। रेखा दंदनाते हुए उनके कमरे में आई और तमक कर बोली, बहुत हो गई मेहमानबाजी, अब चलिए पापा जी, थोड़ा हाथ पैर भी चला लीजिए, वरना बुढ़ापे में जाम हो जाएंगे तो आपको ही तकलीफ होगी। रेखा तमक कर बोली, मम्मी जी, आप थोड़ा रसोई में आकर मेरा हाथ बटा दीजिए। वर्मा जी कहते हैं, बेटा तुम्हें जितना काम बताना है मुझे बता दो, पर बिमला से यह सब नहीं होगा।
फिर बहू ने कहा, हाँ आप दोनों तो यहाँ मुफ्त की रोटी तोड़ने को ही पड़े हैं, काम को कह दो तो बहाने बनाने लगते हैं। रेखा मन ही मन बुड़बड़ाते हुए बोली, यह पकड़िए थैला और सब्जी लेकर आइए, और हाँ सब्जी लाकर रसोई में धोकर रख देना। वर्मा जी ने थैला पकड़ा और सब्जी लाने चले गए और लाकर उन्हें रसोई में रख दी। बेटा मैंने सब्जी रसोई में धोकर रख दी है। सुबह सुबह सब्जी लाने और धोने में हाथ पैर सुन्न हो गए। 2 कप चाय बना दो बेटा। मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो आप मुझे आर्डर दे रहे हैं। सब्जी लाकर आपने कोई एहसान नहीं किया है। यहाँ रहोगे तो काम भी करना पड़ेगा। जाइए खुद बना लीजिए, बहू ने एकदम से तमक कर कहा और अपनी चाय लेकर कमरे में चली गई। वर्मा जी ने 2 कप चाय बनाई और खुद लेकर अपने कमरे में चले गए। यह देखकर बिमला जी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने बहू की सारी बातें सुन ली थीं। अरे बिमला, तुम चाय पियो और सब भूल जाओ। हमारा बेटा हमारे साथ है तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिमला जी ने अपने आंसू पोंछे और दोनों चाय पीने लगे। दोपहर को रसोई में जाकर देखा तो बहू ने खाना भी नहीं बनाया था, तो वर्मा जी ने खुद ही खाना बनाया और बिमला जी को भी खिलाया। बिमला जी से अब काम भी नहीं होता था, क्योंकि उनके हाथ पैर अब ज़्यादा ही दर्द करने लगे थे। बहू कमरे में से बाहर आई तो अकड़ कर बोली, यह क्या है? आप लोगों को जरा भी तमीज नहीं है। पूरी रसोई फैला रखी है। गवार कहीं के, मुझे पूरी रसोई साफ चाहिए। जब से आए हैं एक भी काम को हाथ नहीं लगाया। वर्मा जी बोले, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं खुद रसोई और बर्तन साफ कर दूंगा। इतना कहकर बहू वहां से बाहर चली गई। बेचारे वर्मा जी ने सारी रसोई और बर्तन साफ कर दिए। कुछ खाना दोपहर का ही बच गया था, तो शाम को वही खाना खाकर सो गए। बेटा माँ बाप का हाल चाल पूछने के लिए रोज सुबह शाम फोन करता था, मगर वर्मा जी और बिमला जी अपने बेटे से बहू की कुछ भी शिकायत नहीं करते। अगली सुबह बहू ने 200 रुपये सब्जी लाने के लिए देते हुए बोली, सारी सब्जी का हिसाब पर्चे पर लिखवा कर लाना। वर्मा जी चुपचाप थैला लेकर चले गए। सब्जी वाले ने वर्मा जी का थैला पकड़ लिया। अच्छा भाई साहब, एक काम करो, एक कागज पर हिसाब लिख देना। अच्छा बाबूजी, कहते हुए सब्जी वाले ने पास में रखे कागज के एक टुकड़े पर सारी सब्जी के दाम लिखकर वर्मा जी को पकड़ा दिया। वर्मा जी सोचने लगे, चलो अच्छा है, सारी सब्जी के दाम और वजन पेपर पर लिखा है तो बहू को कोई भी शक नहीं होगा। बेचारे वर्मा जी की इस कड़ाके की सर्दी में सब्जी लाते हुए हालत खराब हो गई। रास्ते में उन्हें एक चाय की दुकान दिखाई दी, तो वहां रुककर उन्होंने 10 रुपए की चाय पी ली। सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि उनके हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे थे। थोड़ी देर पास में जल रही आग पर अपने हाथ पैर सेंके और बेचारे फिर चल दिए सब्जी का थैला लेकर। ठंड इतनी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे हाथ पैर ही कटे जा रहे हों। जैसे तैसे बेचारे वर्मा जी घर पहुंचे। रसोई में सब्जी धोकर रख दी। बहू सब्जी आ गई है, लेकिन बहू अभी सो कर नहीं उठी थी, शायद दोबारा सो गई थी। उन्होंने खुद ही 2 कप चाय बनाई और अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद बहू के चिल्लाने की आवाज़ आई। मुझे पता था, चोरी तो इन जैसे लोगों के खून में ही बसी होती है। बापूजी, सब्जी में से 10 रुपए बचे थे, वह कहाँ चले गए? आपको इतना भी नहीं पता कि किसी की चीज़ उससे बिना इजाज़त नहीं लेनी चाहिए। कहाँ है बाकी के बचे पैसे? बाबूजी संकोच में बोले, बहुत ठंड लग रही थी, रास्ते में तो मैंने 10 रुपए की चाय पी ली। यहाँ तक आने में आपके हाथ पैर टूट नहीं जाते? घर आकर नहीं पी सकते थे? एक तो हमारे सिर पर आकर बैठ गए हैं और हमारे ही नाक में दम कर रखा है। इस तरह की बातें सुनकर दोनों की आंखें नम हो गईं, पर बेटे की खातिर वह सब कुछ चुपचाप सह गए। अब तो बाबूजी रोज ही
अपना और अपनी पत्नी का चाय नाश्ता खाना सब खुद बनाते और बर्तन रसोई भी खुद ही साफ करते। अगले दिन बहू की सहेली उनसे मिलने घर आई। तब बाबूजी बिमला जी के लिए दलिया बना रहे थे। अरे रीना, तू क्यों आई? मुझे बुला लिया होता, मैं खुद आ जाती तुझसे मिलने। रेखा ने हड़बड़ाते हुए अपनी सहेली से कहा। क्यों, मैं तेरे घर नहीं आ सकती क्या? रेखा बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्छा चल, तू मेरे कमरे में चल, वहाँ चलकर बात करते हैं। रेखा रीना का हाथ पकड़कर तेजी से अपने कमरे में ले गई ताकि बाबूजी पर उसकी नज़र न पड़े। दोनों आपस में बातें ही कर रही थीं कि बाबूजी वहां पहुंच गए। बहू, मुझे घी नहीं मिल रहा है, कहाँ रखा है? आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में मत आया करो, समझ नहीं आता है क्या? रेखा गुस्से से कहते हुए, अब जाओ यहाँ से। रीना ने रेखा से पूछा, कौन है ये? इतने बुजुर्ग और पहले तो कभी नहीं देखा। अरे कुछ नहीं, नया नौकर है यार, अभी नया नया लग रहा है ना, तो इसे कुछ पता नहीं है कौन सा सामान कहाँ रखा है। बहू की बातें सुनकर बाबूजी की आंखें नम हो गईं। पीछे से बहू ने आवाज दी, सुनो, मेरी और मेरी सहेली के लिए 2 कप कॉफी लेकर आओ। बाबूजी ने अपने आंसू पोंछे और कॉफी बनाकर बहू के कमरे में ले गए और चुपचाप वहां से वापस आ गए और अपनी पत्नी के लिए बिना घी का दलिया लेकर चले गए। बिमला जी बोली, क्या हुआ जी? बहू किस पर चिल्ला रही थी? अरे कुछ नहीं, तुम दलिया खाओ वरना ठंडा हो जाएगा। इतने में बहू चिल्लाते हुए आई, अगर कॉफी नहीं बनानी आती है तो बता नहीं सकते थे? मेरा सारा टेस्ट खराब कर दिया। क्या हुआ बहू? बिमला जी ने प्रेम से अपनी बहू से पूछा। आप चुप रहिए, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। अभी मैं बाहर जा रही हूँ अपनी सहेली के साथ, आप लोगों को तो आकर बताती हूँ। और हाँ, मेरे आने से पहले घर पूरा साफ हो जाना चाहिए। इतना कहकर बहू अपनी सहेली के साथ बाहर निकल गई। बहू की बातें सुनकर बिमला जी रोने लगीं। बाबूजी कहने लगे, अरे बिमला, तुम बात बात पर रोया मत करो। देखो, अगर मैं थोड़ा बहुत घर का काम काज कर लेता हूँ तो इसमें क्या बुरा है? तुम ही तो कहती हो कि आदमी के हाथ पैर चलते रहना चाहिए वरना उसका शरीर जाम हो जाता है और ऊपर से 100 बीमारियां और लग जाती हैं। बाबूजी ने बिमला जी के आंसू पोंछे और उन्हें कम्बल उड़ाकर आराम करने के लिए बोल दिया और खुद रसोई में बर्तन साफ करने लगे। थोड़ी देर में, मम्मी पापा कहाँ हो आप? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मम्मी पापा के कमरे में मोहित दौड़ कर गया। माँ के पैर छूते हुए बोला, अरे माँ, कैसी हो और आपकी तबीयत कैसी है? बेटे को सामने देखा बिमला जी की आंखें भर आईं। माँ देखो तो, मैं दिल्ली से आप लोगों के लिए क्या लेकर आया हूँ। आपके लिए नया साल, नई जर्सी। और बाबूजी कहाँ हैं? मैं कब से पूछ रहा हूँ, वह कहीं दिख नहीं रहे हैं। बिमला जी ने रोते रोते अपने बेटे को सब बता दिया। यह सुनकर मोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। रसोई में जाकर देखा तो बाबूजी रसोई में बर्तन साफ कर रहे थे। यह देखकर मोहित की आंखों में आंसू आ गए। अरे बेटा, तुम कब आए? मोहित बोला, हाँ बाबूजी, काम जल्दी हो गया था तो बस चला आया। इतने में रेखा भी घर पहुंच गई थी और मोहित को देखकर उसके होश उड़ गए। अरे मोहित, तुमने तो बोला था कि तुम 2-3 दिन बाद आओगे, फिर यहाँ कैसे? रेखा जैसे ही मोहित के पास आने लगी, मोहित ने एक जोरदार तमाचा रेखा के गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे देवता समान माँ बाप के साथ ऐसा करने की? यह घर उनके बेटे का है, तुम इसे कोई दहेज में नहीं लेकर आई थी। मोहित ने रेखा के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, मुझे लगा था कि
कुछ दिनों में तुम मेरे मम्मी पापा को अपने माता पिता की तरह प्यार और सम्मान दोगी, क्योंकि हर रिश्ते को समझने में वक्त लगता है। लेकिन तुमने तो मेरे बाद मेरे माँ बाप की हालत नौकरों से भी ज़्यादा बद से बदतर कर दी। उनसे तुमने एक एक पाई का हिसाब लिया, उनकी बेइज्जती की। वह अपने बेटे की कमाई खाते हैं, तुम्हारे बाप की नहीं। समझी तुम? अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। मोहित ने रेखा के ऊपर गुस्सा करते हुए कहा, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। रेखा रोते हुए मोहित के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। रेखा गड़गड़ाते हुए बोली, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरे साथ तुम मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ, प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपने जन्मदाता माता पिता का अपमान सहकर तुम्हारे लिए उनको अकेला छोड़ दूँ। मैंने सोचा था कभी न कभी तो तुम मेरे मम्मी पापा को समझ जाओगी, लेकिन नहीं, मैं गलत था। तुम जैसी औरतें ही हंसते खेलते परिवार को भी खेल कर रख देती हैं। देखो मेरे माँ बाप को, अभी भी वह तुम्हारे खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं, और तुमने मेरे मम्मी पापा की हालत नौकरों से भी बदतर कर दी। अरे शर्म आ रही है मुझे अपने आप पर। इतना कहकर मोहित अपनी मम्मी पापा के पैरों में बैठ माँ की गोद में सिर रखकर रोने लगा। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे रहते आज के बाद आप दोनों को कोई तकलीफ नहीं होगी। रेखा भी बिमला जी के पैर पकड़कर रोते हुए बोली, मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पैसों के घमंड में मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। बिमला जी बोली, बेटा माफ़ कर दे। अब बहू के लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते। लेकिन मोहित ने उसकी एक न सुनी और उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। बाबूजी ने मोहित को रोकना चाहा, लेकिन नहीं पापा, आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर मैंने आज रेखा को माफ़ कर दिया तो जो औरतें अपने सास ससुर के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करती हैं, उनको सबक कैसे मिलेगा? दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।